मार्केट्स काफी बढ़ चुके हैं। नहीं, इंडिया की तो ग्रोथ स्टोरी अब स्टार्ट हुई है। मार्केट तो काफी भागेंगे। सो लेट अस टेक दी ग्लोबल फैक्टर्स फर्स्ट। जब हम ग्लोबल चीजों की बात करते हैं तो आप लास्ट 4 साल में ही देख लो कि कितनी सारी चीजें हुई है। कोविड के बाद में एक बार जोर से इन्फ्लेशन आया, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई, सप्लाई चेन्स में प्रॉब्लम हुआ है, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ, ओके, टैरिफ हुआ है। सो हर दूसरे साल में कोई नया इवेंट होता है। ऐसा नहीं कि उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इन्वेस्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ ना कुछ ग्लोबल इवेंट्स होते रहेंगे एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो कोई कंपनी कितना भी अच्छा हो, वहां पे वो पैसा नहीं बन सकता है। अगर किसी इवेंट की वजह से ऑयल $100 के ऊपर जाके रुकने वाला है 1 साल, तो फिर आपको पक्का इम्पैक्ट है उसका। मार्केट्स काफी बढ़ चुके हैं। नहीं, इंडिया की तो ग्रोथ स्टोरी अब स्टार्ट हुई है। मार्केट तो काफी भागेंगे। नहीं, अब तो ट्रम्प आ गया है। इंडिया के मार्केट्स काफी वोलेटाइल हो गए हैं। बहुत कंफ्यूजन है ना। आई नो। दिस इज अक्षत गर्ग, AVP रिसर्च एंड प्रोडक्ट फ्रॉम चॉइस वेल्थ, एंड टुडे आई हैव समवन विथ मी हु हैज अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी मार्केट्स, मिस्टर श्री दत्ता जी, हेड ऑफ इक्विटीज फ्रॉम कैनरा रोबेको AMC। सर, वेरी वेलकम टू आवर शो। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन। सर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है मार्केट के बारे में। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू सी, मार्केट्स आर एक्सपेंसिव, रीजनेबल, मिड कैप एक्सपेंसिव है, लार्ज कैप में जाना चाहिए। बहुत सारा कंफ्यूजन है जो क्लियर नहीं हो रहा, राइट? और जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स चल रहे हैं उसने तो और कंफ्यूजन और क्रिएट कर दी है। सो व्हाट यू सी फ्रॉम हियर? सो आई विल यूज मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। डेफिनेटली सर, एट योर कन्वीनियंस। सो आई थिंक मार्केट में कंफ्यूजन जो होता है वो हमेशा होता है। फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। अगर आप लास्ट 20-25 साल का कोई भी हिस्ट्री निकाल के देख लो तो हर तीसरे साल में कोई नया चीज होता है जिसकी वजह से वोलेटिलिटी आती है और लोग लगता है कि यही फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट। हमने तो 100 ईयर में एक इवेंट होने वाला भी देख लिया बेसिकली। दो इनफैक्ट लास्ट 25-20 साल में GFC देखा और उसके बाद में हमने बेसिकली कोविड। सो ये फैक्टर्स जो है ये होते हैं। आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो डोमेस्टिक मैक्रो है या माइक्रो है, यानी मैक्रो यानी कि जो गाइडिंग फैक्टर्स है इकोनॉमी में वो कैसे चल रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे चला रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे चल रहे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली ग्रोथ कैसा है इकोनॉमी में। और वो ग्रोथ जो है, नॉमिनल GDP ग्रोथ का ग्रोथ जो है, GDP रेट का जो ग्रोथ है वो अर्निंग्स ग्रोथ में कैसे परकुलेट हो रहा है और कैसे दिख रहा है, राइट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वैल्यूएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप किस वैल्यूएशन पे एंटर कर रहे हो वो डिफाइन करता है कि आपके कितने रिटर्न बनेंगे। आपके रिटर्न फिर भी बनेंगे, रिस्पेक्टेबल बनेंगे अगर आप होराइजन दोगे तो, बट वो कम ज्यादा होगी क्योंकि अगर आपने मार्केट में जब वोलेटिलिटी है और डाउन साइड वोलेटिलिटी है, कोई इवेंट हुआ है तभी लिए है, तो आपके ऑफकोर्स इम्प्लॉयड रिटर्न CAGR ज्यादा हो जाएंगी, कंपाउंडेड ग्रोथ रिटर्न, रेट रिटर्न। अगर आपने वही चीज थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे की है तो आपके शायद रिटर्न कम हो जाएंगे, इम्प्लॉयड कम हो जाएंगे। आपने लंबा पीरियड दिया तो वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लंबा पीरियड विथ SIP या स्टैगरिंग, उससे ज्यादा फिर फर्क नहीं पड़ता है। बट ये सभी फैक्टर्स क्रिटिकल है और इसमें मैं अभी आई विल गो वन बाय वन। श्योर। सो लेट अस टेक दी ग्लोबल फैक्टर्स फर्स्ट। जब हम ग्लोबल चीजों की बात करते हैं तो आप लास्ट 4 साल में ही देख लो कि कितनी सारी चीजें हुई है। कोविड के बाद में एक बार जोर से इन्फ्लेशन आया, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई, सप्लाई चेन्स में प्रॉब्लम हुआ है, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ, ओके, टैरिफ हुआ है। सो हर दूसरे साल में कोई नया इवेंट होता है। ऐसा नहीं कि उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट फंडामेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फैक्टर्स एडजस्ट कर जाते हैं इकोनॉमी में। एक चीज है। दूसरा, उनका नियर टर्म इम्पैक्ट होता है। तो आपको डिसिफर करना बहुत जरूरी है कि कोई चीज जो हो रही है उसका हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे सही में बड़ा इम्पैक्ट है क्या नहीं। क्योंकि फैक्टर्स तो बहुत होते हैं। अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, बट उसमें एनर्जी प्राइस छोड़ के अपने पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, नहीं आया, करेक्ट, नहीं है, राइट? तो उस तरीके से जब हम लोग आज का जो वरी है लोगों का टैरिफ उसको देखें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है बेसिकली 85% इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है, यानी 85% डोमेस्टिक GDP है, सिर्फ 15% एक्सपोर्ट GDP, राइट? सो एक तो है कि आप उतने आउटवर्ड लुकिंग नहीं है। आप IT और फार्मा छोड़कर कोई बड़ा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो ग्लोबल इकोसिस्टम में। तो टैरिफ का इम्पैक्ट, एक चीज ये होगा कि ग्लोबल ग्रोथ इम्पैक्टेड होगा क्योंकि बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में भी इम्पैक्ट होगा, तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जनरल ओवरऑल ग्रोथ पे आएगा। दूसरा इम्पैक्ट है कि थोड़ा सा उसका सेकेंडरी इम्पैक्ट आप पे भी आएगा। आपका 15% तो फिर भी जा ही रहा है वहाँ। दूसरा ये होता है कि कैपिटल फ्लोज के थ्रू भी इम्पैक्ट होता है, राइट? तो ये दो इम्पैक्ट है। तो कोई भी अनसर्टेनिटी बढ़ता है
तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है और वो ग्रोथ का इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखेगा और वो दिख भी रहा है। और कुछ लेवल पे पर्टिकुलरली यूएस में ज्यादा दिख रहा है, अपने यहाँ पे थोड़ा सा कम है। कम दिख रहा दूसरा ये है कि बट इसका एक पॉजिटिव भी होगा कि अगर अनसर्टेनिटी रहेगा, थोड़ा ग्रोथ नीचे आएगा तो कमोडिटी प्राइसेस जनरली बिनाइन रहेगी, उसका इंडिया को जनरली बेनिफिट है है। क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 85% एनर्जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ओके, थर्ड फैक्टर है जो मुझे लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि पहली बार यूएस ऐसी पॉलिसी चला रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को शायद इट इज फोर्सिंग इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू थिंक कि should I keep that kind of money in US debt and US equity? Very true. So should I take out some money from US and put it in Europe, or somewhere else, Canada, Right. Australia, or some emerging market? Hmm. That will directionally might end up being a better thing for most of the emerging markets as long as they do well. See, ultimately तो आपका ग्रोथ डिफरेंशियल और आपके यहाँ पे इकोनॉमी अच्छी करनी चाहिए। Right. आपके यहाँ पे ग्रोथ है, आपके यहाँ पे इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तो आपको पैसा मिलेगा बाहर का, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बट एटलीस्ट डायरेक्शनली ग्लोबल इन्वेस्टर जो है, बड़े इन्वेस्टर जो है, यूरोपियन है, यूके वाले हैं, जापानीज है, चाइनीज है, कहीं के भी जो बड़े इन्वेस्टर्स है, एटलीस्ट ये जो इवेंट है टैरिफ और अराउंड जो पॉलिसीज यूएस चला रहा है उसकी वजह से दे आर फोर्स्ड टू थिंक to move, I actually move out some of my capital, not out of 100 rupees, probably 5 rupees I move out and put it in Europe or some other geography. Right. उसके चलते नेट इंडिया को डायरेक्शनली FII फ्लोज आ सकते हैं, which has largely been missing. Okay. अगर आप कैलेंडर 20 लास्ट 5 साल में देखो तो कैलेंडर 20 में सिर्फ बड़ा FII फ्लोज है, बाकी बाद में नेट जीरो है। नेट जीरो है। ओके, तो वो डायरेक्शनली पॉजिटिव हो सकता है नेक्स्ट 5 साल के लिए अगर यूएस पॉलिसीज ऐसे ही रही तो, बट प्रोवाइडेड फिर आपका ग्रोथ ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला कि आप पूरा दुनिया भर का इवेंट्स का बात कर लो, ये इवेंट्स आते हैं, उसका थोड़ा इम्पैक्ट होता है 1 2 3 4 क्वार्टर, ज्यादातर इवेंट विदाउट इम्पैक्ट निकल जाते हैं, बट जो डोमेस्टिक ग्रोथ है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आज भी। वो अगर नहीं है तो आपको पैसा नहीं आएगा, वेदर इट इज डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर, अगर वो है तो आपको रिलेटिवली ज्यादा पैसा आएगा। बट नेट ये ग्लोबल इवेंट हम ऐसा देख रहे हैं कि इवेंचुअली जैसे बाकी कंट्रीज के साथ हुआ है, जैसे आज ही हुआ जापान के साथ कि 15% पे 15 या 20%, 15 और 20% के बीच में शायद वो सेटल हो गया। वैसे आई थिंक इंडिया के साथ भी मुझे लगता है कि 15 और 25% के बीच में वो सेटल हो जाएगा। अभी वो इमीडिएटली होता है या थोड़ा टाइम लगता है, दैट इज, बट इट इज हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड एंड इट विल सेटल। सो माय सेंस इज कि उसका एक बार के लिए ग्रोथ इंपैक्ट आएगा टैरिफ्स का, इट्स लाइक इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस बाय 20%, बट शायद 1.5 साल बाद हम लोग शायद इतना बात नहीं करेंगे, और नेट हमारे लिए तो शायद इसका फायदा ही हो जाए, क्योंकि वैसे ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में हम लोग इतने छोटे थे, राइट, कि जैसे आज हम लोगों ने यूके के साथ सेपरेट ट्रीटी किया है, कल आप यूरोप के साथ सेपरेट ट्रीटी करोगे, शायद चाइना के साथ अलग ट्रीटी करोगे, यूएस के साथ अलग ट्रीटी करोगे, तो शायद आपका हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट या काफी सारे सेक्टर्स जो टेक्सटाइल है, एग्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, जहां से स्केलेबिलिटी नहीं आ पाई है लास्ट 20 साल में, शायद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, शायद कहीं में स्केलेबिलिटी आ जाए, क्योंकि जब आप 1-to-1 डील करोगे तो उसमें आपको चांसेस बेटर हो जाएंगे एज कम्पेयर टू एफिशिएंट ग्लोबल सिस्टम, जहाँ पे चाइना के पास बड़ा एडवांटेज था क्योंकि हर चीज में उनके पास स्केल था और आपके पास स्केल नहीं था, तो आप उनके प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिल रहे थे, राइट। तो आई थिंक इस तरीके से हम लोग ये पूरा सिनारियो को देख रहे हैं। सर, इज इट लाइक इंडियन इन्वेस्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ ना कुछ ग्लोबल इवेंट्स होते रहेंगे एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ? इज इट लाइक दैट कि events will be there and we have to accept it every time? There can't be any fall of, let's say, 7 to 8% every time, right? नहीं, आई थिंक कोई भी नया इवेंट होगा तो हर बार फॉल होगा, क्योंकि जब नया इवेंट होता है तो लोगों को पता नहीं होता है उसका रिपरकशंस क्या है, बट टिपिकली हमने देखा है पास में कि सेम इवेंट पे वापस से मार्केट जनरली नहीं गिरता है, क्योंकि इन्वेस्टर की साइकी में वो आ जाता है, इन्वेस्टर को इसका मोटा मोटा इम्पैक्ट समझ जाता है, राइट। कोई उसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकता है कि टैरिफ का कितना इम्पैक्ट होगा, बट आपको मोटा मोटा ये समझ गया कि ठीक है 6-8 महीना 1 साल उसका इम्पैक्ट होगा, हमारा 15% एक्सपोर्ट से मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है जहाँ पे हम लोग ट्रेड डील करेंगे हर एक कंट्री के साथ सेपरेटली, तो शायद आपको भी फायदा नेट हो जाए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो आ गया है आपके डिस्काउंटिंग हो गया है उसका। सो इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आई फील इंडियंस पीपल हैव एक्सेप्टेड द वॉर्स, कि हाँ वॉर्स हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट कि हर टाइम बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन नहीं आ रहा, बट ठीक है एक टाइम जब रशिया यूक्रेन का भी, जब आई रिमेंबर 5th of Feb 2022 एट द एग्जैक्ट डेट जब स्टार्ट हुआ था, तब 5-6% का फॉल आया था, उसके बाद 3-3.5 साल हो गए, अब उसका मेजर इम्पैक्ट अब नहीं आ रहा कुछ भी, जो था आई थिंक इट इज अ लिटिल डिस्काउंटेड। व्हाट डू यू से? आई थिंक क्लियरली जो बाहर के
इवेंट्स है या वॉर्स है, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट इम्पैक्टिंग अस थ्रू आइदर ट्रेड चैनल और एनर्जी प्राइसेस, राइट, जैसे अगर कल मिडिल ईस्ट में बड़ा वॉर हुआ और $100 पे 120 पे ऑयल गया और वहां पे 1 साल रहा तो आपको पता है इम्पैक्ट, राइट, बट अगर बेसिकली ट्रांजिएंट इंसिडेंसेस है कि 2-3 महीने के लिए हो रहा है या ऐसे इंसिडेंसेस है जो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे नहीं है पॉइंट, तो आई थिंक वो मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है। बट जैसे इंडिया पाकिस्तान हुआ उसका ऑफकोर्स इम्पैक्ट है, अगर वापस होगा तो वापस गिरेगा वहां। राइट, ओके, सो यू कांट विदर विश अवे कि हर इवेंट मार्केट इग्नोर करेगा। ओके, नया इवेंट होगा, मीनिंगफुल इवेंट होगा तो आपको इम्पैक्ट आएगा। कुछ कम इम्पैक्ट आप लास्ट 2-3 साल में देख रहे हो क्योंकि लोकल लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा है, राइट, और जनरली अर्निंग्स अच्छे रहे हैं। अगर आप लास्ट 5 साल का अर्निंग्स सीएजीआर देख लो तो ऑलमोस्ट अभी भी 15% के ऊपर है सीएजीआर, डिस्पाइट फाइनेंशियली 25 बीइंग रिलेटिवली वीक। तो अर्निंग स्ट्रांग थे, और आपके पास फ्लोज बहुत स्ट्रांग है डोमेस्टिक के, वो भी एक कारण है कि जनरली थोड़े शालो रहे हैं फॉल्स। राइट। Sir, coming to my next question, in your rich experience of roughly 18 years, okay, sir, you have worked with in multiple roles in equity side, buy side, right? Sir, while working with Canara Robeco, where you feel that you have that inflection point जहाँ पे आपको लगता है कि आपका philosophy and AMC as a Canara as a AMC वहाँ पे वो philosophy match हो रहा है, so what do you see, where do you see that inflection point? सो एज अ कैनरा रोबेको हमारा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी ब्रॉडली फंडामेंटल इस बेसिस पे रहा है कि स्टॉक प्राइस एक टिकर नहीं है। ओके, Right, स्टॉक प्राइस फंडामेंटली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अंडरलाइंग बिजनेसेस, और अंडरलाइंग बिजनेसेस कैसे कर रहे हैं इसके बेसिस पे डिफाइन होता है कि आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ बनेगा कि नहीं। ऊपर नीचे स्टॉक हो सकते हैं 2-4 महीना 6 महीना इधर उधर, जैसे पुलिस फेज में हर स्टॉक चलता है, Right, बट अगर अंडरलाइंग वो स्टॉक टिकर के नीचे जो बिजनेस है वो बिजनेस अगर हम लोग कन्विंस नहीं है तो जनरली हम लोग उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा फंडामेंटल फिलोसॉफी ये है कि फोकस एज अ हाउस, एज अ एएमसी ऑन अंडरलाइंग बिजनेसेस जहाँ पे कैपिटल इफिशिएंसी है यानी आरओई आरओसीज अच्छे हैं, जहाँ पे ग्रोथ अवेलेबल है यानी एटलीस्ट अबो नॉमिनल जीडीपी रेट ग्रोथ रेट के ऊपर ग्रोथ है या वो इंडस्ट्री ग्रोथ है, जहाँ पे स्केलेबिलिटी है यानी जो कैश फ्लोज में बना रहा हूँ वापस उसी बिजनेस में डिप्लॉय से वापस सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्जिटिविटी है, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा सीईओ या प्रमोटर है हु हैज अ इंटेंट टू शेयर बैक इट विद माइनॉरिटी शेयर होल्डर, क्योंकि काफी बिजनेस में ऐसा होता है कि इंडिया में क्या है काफी सारे बिजनेस प्रमोटर ड्रिवन है, तो फ्री कैश तो बन रहा है बिजनेस में बट वो डिविडेंड के फॉर्म में या अच्छा कैपिटल एलोकेशन के फॉर्म में वापस शेयर होल्डर में आता है। तो ये सब चीजें हैं, ये हमारा फंडामेंटल कोर बिलीफ है कि वो फोकस ऑन बिजनेसेस, अंडरलाइंग बिजनेसेस, if they are capital efficient, if they are growth oriented, if they have ability to deliver capital, and if they are run by competent and management with the intent to share with you, then you will do well. I think that is one factor where my philosophy actually completely when I joined here matched with the investment philosophy of the house generally, Right. because that's core. Of course, no two individuals in investment profession thinks alike, but broadly आपकी कंटूर सेम होने चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, एंड आई थिंक वो लार्जली वहां पे मैच होता है। Right. So the philosophy you shared, it seems like you're quite a bottom up, you have quite a bottom up drift, right? So what do you say? Like, do you totally ignore macros or what? यू आर राइट कि हम लोग आपको जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको पूरा बॉटम अप ही होना चाहिए, Right. क्योंकि हर सिक्योरिटी जो पोर्टफोलियो में आता है वो आता है इस मेरिट पे कि वो पोजीशन आपका होना चाहिए कि नहीं, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ है कि नहीं, उसमें रिलेटिव अर्निंग्स ग्रोथ है कि नहीं, उसमें आरओई आरओसीज ठीक है कि नहीं, उसमें प्रमोटर्स कैसे हैं, उसमें बिजनेस क्वालिटी कैसा है, उसमें बैलेंस शीट कैसा है, ये सभी, और उसके बाद में लास्टली उसके वैल्यूएशंस रिलेटिव बेसिस पे कैसे हैं और एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो सभी फैक्टर्स आते हैं। हम दोनों देखते हैं, हम टॉप डाउन भी देखते हैं, हम बॉटम अप भी देखते हैं, बट टॉप डाउन जनरली हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं जस्ट टू एसेस कि किस सिस्टम में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कैसे है ना कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है, पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है, इसका मतलब रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो कोई कंपनी कितना भी अच्छा हो वहां पे वो पैसा नहीं बन सकता है। वो मैक्रो इन्वायरमेंट तो आपका जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है, जो आपका मैक्रो इन्वायरमेंट है, वो भी कंड्यूसिव होना चाहिए या एटलीस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, वो एडवर्स नहीं होना चाहिए। तो उस हद तक हम लोग मैक्रोस को देखते हैं, ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो, जैसे इसीलिए मैंने वो डिफरेंशिएशन किया जब मैं ग्लोबल मैक्रो की बात कर रहा था, कौन सा इवेंट है जिसका आपको इम्पैक्ट है,
राइट अगर किसी इवेंट की वजह से ऑयल $100 के ऊपर जाके रुकने वाला है 1 साल, तो फिर आपको पक्का इम्पैक्ट है उसका। राइट बट अगर कोई वॉर हो रहा है जो 8 दिन है, वो जिसका कोई आप पे इम्पैक्ट नहीं है, तो यस मार्केट विल फॉल बट इट विल कम बैक। सो टू दैट एक्सटेंट हम लोग मैक्रो देखते हैं, बहुत दोनों देखते हैं, टॉप डाउन देखते हैं, बॉटम देखते हैं। टॉप डाउन में हम लोग जनरली मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट, कमोडिटी इन्वायरमेंट, सर्टन थीसिस जो मैक्रो थीसिस है कि भाई डिफेंस में कुछ हो रहा है, राइट बट वो सिर्फ डिफेंस में कुछ हो रहा है या अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है इतना तक ही सच सीमित है। उसके बाद में आपको सभी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करना पड़ेगा। जब आप जाके इंडिविजुअल सिक्योरिटी, ओके, जब मैंने सपोज एनबीएफसीज ले लिया, तो इस एनबीएफसी स्पेस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में ये 10 नाम है, राइट फिर कौन सा चूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल बॉटम, एंड दैट इज बेस्ड ऑन ब्रॉडली 3 or 4 प्रिंसिपल्स। ओके पहला स्टार्टिंग जैसे मैंने बोले कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स 3 कि किस बिजनेस के साथ, क्या क्वालिटी के बिजनेस के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, क्या क्वालिटी के मैनेजमेंट के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, ओके, क्या क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। और उसके बाद में लास्ट, अगर ये तीनों एक्सेप्टेबल है कि बस ये अबव एवरेज या अबव एवरेज क्वालिटी का मैनेजमेंट है, बिजनेस है एंड बैलेंस शीट है, देन उसके बाद में इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल कि अगले 3-5 साल में हम लोग सुपेरियर अर्निंग्स ग्रोथ उस बिजनेस में देख रहे हैं, राइट अलॉन्ग विद दैट सुपेरियर कैपिटल एफिशिएंसी एंड गुड मैनेजमेंट। क्योंकि ये कोई मतलब नहीं कि पहले तीनों चीजें हो और उसके बाद में अर्निंग्स ग्रोथ है नहीं, ऑब्वियसली वो मीनिंगफुल नहीं है। तो फिर उसमें आपका बेसिकली पैसा नहीं बनेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब चीजें आई थिंक हम लोग दोनों तरह से देखते हैं, बट प्रिडोमिनेटली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बॉटम अप बेसिस पे ही होता है। सर इसमें एक और क्वेश्चन मेरा था, फॉर एग्जांपल व्हेन यू बाय स्टॉक, ओके, एंड यू सी कि डायनामिकली कुछ मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, तो डू यू फील टू चर्न इट ऑफ एंड कट ऑफ द पोजीशन, और यू फील कि नहीं, लेट्स स्टिक टू द स्टॉक एंड things will come back to the normal levels? What do you like, how do you ये केस दैट ये बहुत केस टू केस होता है, right इसमें आप बेसिकली इसको जेनरिक नहीं बना सकते। कोई इवेंट होता है, सपोज आपने जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो पोर्टफोलियो में, आपने सब थीसिस चेक किए, आपने थीसिस बनाया है कि ओके ये टिक करता है मेरे सभी पैरामीटर और इसमें सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ है, इसका मतलब इसका अर्निंग्स ग्रोथ मेरे सेक्टर के या सब सेगमेंट के ग्रोथ से ज्यादा है और इसका वैल्यूएशन एक्सेप्टेबल है, तो मैंने लिया है। बट जब भी हम लोग कोई स्टॉक लेते हैं तो उसमें थीसिस जो होता है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। ऐसा नहीं होता है कि उस दिन आप 100% श्योर होते कि ये थीसिस प्ले आउट ही होगा। आपने थीसिस रखा है, थीसिस नंबर 1, 2, 3 right एंड दिस वैल्यूएशन। अगर आपको ऐसा लगा कि ये थीसिस कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, कि आपने खरीदा था XYZ छोड़ के, ठीक है, बट ये तो पूरा 180 डिग्री अपोजिट जा रहा है, देन ऑफ कोर्स यू मेक अ डिसीजन कि भाई मेरा तो डिसीजन ही गलत था, तो ये आप बेच दो। ओके दूसरा होता है कि एक होता है स्टॉक टिकर, ओके, जो ऊपर नीचे होता है। दूसरा होता है कि अंडरलाइंग बिजनेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है। ट्रू, हमेशा लैग लीड्स हो सकते हैं कि किसी कंपनी ने बोल दिया कि ये चीज 1 क्वार्टर में एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब 1 क्वार्टर में एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, ग्राउंड पे ऐसा नहीं है, उसको 2 क्वार्टर भी लग सकते हैं। डेफिनेटली तो जब डिले है या जब थीसिस डायरेक्शनली प्ले आउट हो रहा है बट थोड़ा टाइम ले रहा है, तब आप उसको टाइम दे। परफेक्ट। सो ये क्लियर डिफरेंशिएशन है। तीसरा है कि अगर कहीं पे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू अराइज हुआ आफ्टर यू बाइंग डिस्पाइट योर ड्यू डिलिजेंस, ओके देन इट इज आउटराइट सेल। ओके चौथा ये है कि भाई आपने लिया, आपका थीसिस राइट गया है, बट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो टिपिकली वैल्यूएशंस के लिए हम लोग ट्रिमिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन ट्रेडिंग, राइट क्योंकि काफी सारे बिजनेसेस है वहां पे हमारा लाइक लास्ट 2 डिकेड का मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको पहले साल में कभी नहीं पता चलता है कि 5वें साल में ये कंपनी इतना बड़ा हो सकता है। वेरी ट्रू। यू ऑलवेज थिंक कि हाँ इसमें शायद अर्निंग्स ग्रोथ डबल हो जाएगा तो स्टॉक डबल हो जाएगा, या अर्निंग्स ग्रोथ 50% होगा तो स्टॉक 50% चलेगा। आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल। अंडरस्टैंड। बट जब आप वहां पे पहुंचते हो 1 साल बाद, तो आपको पता चलता है कि ये थीसिस अभी भी ट्रू है। ओके और ऐसे कितने सारे स्टॉक्स है जहाँ पे हमने देखा है कि 10-10 साल से हम लोग बुल्ड कर रहे हैं, और एक कंपनी है विदाउट नेमिंग है, जो हम लोगों ने 3,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लिया था, आज उसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ है। ओके 10 साल में, और अभी भी 12-15% अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। ओके जिस दिन हमने लिया था तब वो शायद 18-20% अर्निंग्स था, अभी 12-15% अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। थोड़ा महंगा हो गया तो आपका कंपाउंडिंग कम हो जाएगा, नहीं बट वो तो आप वेट में एडजस्ट करोगे, बट आपका ओवरऑल थीसिस गलत नहीं हुआ है तो आप होल्ड करोगे, ट्रिम करा होगा आपने, सोचा तो ट्रिम करोगे, क्योंकि आपके पास दूसरा शायद बेटर अपॉर्चुनिटी होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, अर्निंग्स ग्रोथ कॉन्टेक्स्ट, बट आप वो बेच नहीं दोगे। परफेक्ट। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, हर इंडिविजुअल डिसीजन जो होता है वो आप इस तरीके से इवेल्युएट करते हो। ऐसा नहीं कि मैक्रो में कुछ हो गया, वॉर हो गया तो आप आपका पोर्टफोलियो, वॉर हो गया तो सभी कंपनीज के लिए हुआ है, करेक्ट,
तो अगर आपका कंपनी रिलेटिवली बेटर पोजीशन है तो इनफैक्ट उसको तो फायदा होना चाहिए, हाँ वो अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी होता है वो टिपिकली। सो हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी के तरीके से ही जनरली देखते हैं। ओके। इफ यू आर कन्विंस कि आपका थीसिस ब्रेक नहीं हुआ है, आपका मैनेजमेंट क्वालिटी, आपका बिजनेस क्वालिटी, आपका मैनेजमेंट क्वालिटी आई थिंक इट्स नॉन नेगोशिएबल, राइट? नॉन निगोशिएबल, एंड आपका अर्निंग्स ग्रोथ इंटैक्ट है, और अगर आपको स्टॉक 20% नीचे मिल रहा है फॉर सम मैक्रो इवेंट, राइट। तो फिर तो आपको लेना चाहिए, वो बेचना क्यों चाहिए? बेटर अपॉर्चुनिटी। हाँ, सो बेटर अपॉर्चुनिटी, नो? सो दैट्स टिपिकल। सर अभी मार्केट में आपने सुना होगा SIF करके एक प्रोडक्ट से भी प्रमोट कर रहा है, एंड इज गोइंग टू बी लॉन्च वेरी सून। तो इस प्रोडक्ट को ऐसा देखा जा रहा है कि इट्स अ गैप बिटवीन फॉर अ रिटेल एंड HNI क्लाइंट्स, वेयर यू कैन, some people are buying MF and some people are buying PMS, right? So it's being shown as a middle path कि आप एक 10 लाख के टिकट साइज में एक अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हो। सर आपका इस पे क्या थॉट प्रोसेस है? आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट कहाँ फिट बैठ पाएगा और क्या ऑफर कर सकता है एक्चुअली किसी क्लाइंट को? और सर एक क्वेश्चन और कि ये प्रोडक्ट आप कब लॉन्च कर रहे हो? पहला तो है, जैसे आपने पूछा कि देखो, हर प्रोडक्ट का अपना एक पोजीशनिंग होता है, ओके? हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए वैल्यू होता है। जैसे आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज में देखते हो, वैसे नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा उसमें होगा। आई थिंक इस प्रोडक्ट में एटलीस्ट हम लोगों ने अभी लॉन्च नहीं किया है, और शायद ये मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम लॉन्च करना है नहीं करना है ये प्रोडक्ट, तो हम लोग इवेल्युएशन स्टेज पे है। बट इस प्रोडक्ट का एक क्लियर एडेड एडवांटेज ये दे रहा है कि इन अ वे आपको लॉन्ग शॉट करने मिलेगा, राइट। इन अ म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स ग्रॉस विल बी 100%, आप 100% के ऊपर ग्रॉस नहीं जा सकते, आप लीवरेज नहीं ले सकते हो, राइट। बट आप एक लॉन्ग शॉट पोर्टफोलियो, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चला सकते हो। ये क्लियरली दो एडवांटेजेस मुझे इस प्रोडक्ट के दिख रहे हैं एज अगेंस्ट दी अदर प्रोडक्ट्स। लाइक जैसे फोकस कैटेगरी भी है, बट फोकस में आप सिर्फ बेसिकली लॉन्ग कर सकते हो, आप बेसिकली काफी सारे लॉन्ग शॉट स्ट्रेटेजी शायद वहां पे रन नहीं कर पाओगे। बट हम लोग अभी बहुत इवेल्युएशन स्टेज पे है, तो जब वो आएगा तभी हम लोग डिटेल में इस पे डिस्कशन कर पाएंगे। For sure, for sure. Sir, I understand Canada as a AMC is managing over 1 lakh crore, right? And sir, you are, leading at the front. So, sir, जब कुछ दिन ऐसे होते हैं सर जब मार्केट गिरता होगा, राइट? कुछ दिन ऐसे होते होंगे जब मार्केट काफी वोलेटाइल होता होगा, एंड सर देयर आर सम फेजेस जब मार्केट पूरा बियरिश रहता है सर। तो सर आस्किंग वेरी पर्सनली और प्रोफेशनली, इफ यू से डिकेड, सर कैसे रहते हो दिन? लाइक जब आप डेस्क पे बैठे होते हो, आप पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का प्रेशर रहता है, दे आर आस्किंग अबाउट द मनी, दे आर आस्किंग अबाउट द रिटर्न्स, राइट? दे आर आस्किंग अबाउट सो मेनी क्वेश्चंस। सर पर्सनली आपके माइंड में कैसे चल रहा होता है और आप उस टाइम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो कि you can't be too much emotional and can take a wrong bad, and so उस टाइम how do you manage your emotion in that such environment? नहीं, आई थिंक ये चीज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न। एक तो है कि हमने ऐसे एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स के साथ सेटअप नहीं किए हैं जिसके लिए हम लोग रोज के रिटर्न पे वरी करें। ओके। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है टिपिकली हम अज्यूम करते हैं कि थोड़ा लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर, यस, ओके? रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिस्क एडजस्टेड वेल्थ क्रिएशन चाहिए। तो ये सब क्राइटेरियाज मीट करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। जब मार्केट वोलेटाइल होता है, डाउन साइड पे जब बेरिश होता है, टिपिकली हम लोग ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला। क्योंकि अगर आपके पास 25 बिजनेसेस है जो आपको 20% नीचे 10% नीचे खरीदने में ज्यादा खुशी होने वाली है कि भाई हर एक सस्ता मिल रहा है, मेरे पास 1.5% वेट है, मुझे 2 करना है बट इस वैल्यूएशन पे नहीं करना है और आपको 20% सस्ता मिल रहा है, तो उसको हम लोग उसी तरीके से देखते हैं। आई थिंक जो स्ट्रेन होता है वो टिपिकली तब आता है जब आपका सिलेक्शन रेशो खराब होता है। ट्रू। क्योंकि देखो मार्केट में तो वोलेटिलिटी हमेशा रहने वाली हमेशा रहेगा, कभी जा सकती है, कभी नहीं जा सकती। बट वेदर इट इज अ ट्रेंडिंग मार्केट, वेदर इट इज अ वोलेटाइल मार्केट, जब आपका सिलेक्शन रेशो एज अ टीम नीचे जाता है, यानी हम लोग जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं अल्टीमेटली हमारा अल्फा आता है कि हम लोग कितने राइट स्टॉक चूज कर रहे हैं और कितने रॉन्ग स्टॉक चूज कर रहे हैं। राइट वर्सेस रॉन्ग, कोई राइट 100% नहीं होते, कभी नहीं हो सकता। सो टिपिकली अगर आप 65-70 के ऊपर राइट चले जाओ तो आपका परफॉर्मेंस या आपके आउटकम्स बहुत अच्छे आते हैं। आप जब वो 65-60 के नीचे चले जाना शुरू हो तो आपका आउटकम्स खराब होते हैं। तो टिपिकली हम लोग पर्सनली, एटलीस्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रेशर आता है जब एज अ टीम हम लोगों को लगता है या एज ए इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजर या एज अ हेड ऑफ इक्विटीज मुझे लगता है कि हाँ मेरा सक्सेस रेशो नीचे गिर रहा है और नए जो हम लोगों ने सिलेक्शन किए हाँ किसी से उतने राइट नहीं जा रहे, वो ज्यादा बिकॉज इट क्रिएट्स सेल्फ डाउट समटाइम। ट्रू। while you have done it over and over and over and again, but still it creates self doubt. So I think वो पीरियड थोड़ा सा टफ होता है, बट आई थिंक अभी 2-3-4 साइकिल हो गए तो वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया।
तो बेसिकली वो कोर लाइफ फिलोसफी जैसा है कि इट शैल आल्सो पास, राइट तो ऐसा हो गया है कि वो भी निकल जाएगा पीरियड, बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज हैव होप कि वो हाँ चीज़ें ठीक होगी, एंड इफ योर बेसिक स्किल सेट्स इन प्लेस एज अ हाउस एज अ इंडिविजुअल, then of course that shall pass. perfect nice sir I also very agree to this point कि equity में जब भी आप आते हो come for the long term sir but still I'm asking this question last 1 year has been very volatile मतलब मार्केट ने अपसाइड भी देखी है बेरिश भी देखा है सर आपके मिड कैप भी मैं एनालाइज कर रहा था एंड आई कुड सी अ वेरी गुड आउट परफॉर्मेंस राइट सो जस्ट वांट टू नो वेयर इज दिस एट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम मतलब आई नो एक साल बहुत कम होता है बट स्टिल इफ यू वांट टू टेल मी और एक्सप्लेन कि वो एट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा अल्फा का रीजन क्या है स्टॉक सिलेक्शन फिलोसफी राइट एंट्री और फिलोसॉफी तो कांस्टेंट है एज अ हाउस कि लार्जली वो जो थोड़ा बहुत 19-20 होगा, बट अक्रॉस द बोर्ड वो कांस्टेंट फिलोसॉफी है कि वो मैनेजमेंट बिजनेस क्वालिटी बैलेंस शीट क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको टॉप टू क्वार्टाइल वाला चाहिए इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ बिजनेस क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग पब्लिक मनी मैनेजर है तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ टॉप 10 बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, राइट बिकॉज लार्जर सम इन्वेस्ट करें तो आपको, बट एक एक्सेप्टेबल बेसिकली मैनेजमेंट, एक्सेप्टेबल बिजनेस, एक्सेप्टेबल बैलेंस शीट, ये तो इन प्लेस होना चाहिए। उसके बाद में ये मिड कैप हो या फोकस हो या मल्टी कैप हो या लार्ज कैप हो या लार्ज प्लस मिड हो या कंजम्पशन हो, ओके, एंड लेटली इवन फ्लेक्सी, टैक्स सेवर, स्मॉल कैप, एवरीथिंग हैज कम बैक, ओके। आई थिंक ऑल इज टू डू विद द स्टॉक सिलेक्शन। ओके अगर मुझे एट्रीब्यूशन लाइक सेक्टरल करना है, I think consumer discretionary would have played a role. Hotels would have played a role. Hospitals would have played a role. Aviation would have played a role. Telecom would have played a role. Industrials would have played a role. Select auto would have played a role. Select capital marketplace would have played a role. तो ये सब सेगमेंट है जहाँ पे बेनिफिट हुआ है, बट फंडामेंटली जब हम लोग आपको सेक्टर्स भी बोलते हैं ना, तो सेक्टर्स ब्रॉड बेस नहीं होते हैं। जब मैं आपको कैपिटल मार्केट प्लेस बोल रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सभी एक्सचेंजेस और सभी एएमसीज और सभी आपने ले लिया है, राइट आपने उसमें से कुछ पिक किया है, उसने रिलेटिव आउट परफॉर्म किया है। सेम है इंडस्ट्रियल्स के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल्स में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, रिन्यूएबल्स और डिफेंस, ये 3 थीम हम लोग प्ले कर रहे थे, वहाँ पे बेनिफिट हुआ है। तो ये कोई भी पोर्टफोलियो ले लो, ऑलमोस्ट अक्रॉस मोस्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियोज, आई थिंक इट हैज बीन लार्जली इन टर्म्स ऑफ बॉटम ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, देयर आर मोर राइट्स एंड रॉन्ग, व्हिच इज व्हाट आई सेड इवन व्हाइल एक्सप्लेनिंग कि कैसे एट्रीब्यूशन को आप देखते हो इफेक्टिवली। I think वही हुआ है। At a very layman term, while it sounds very easy, it is not that easy. I know But you have to keep having more winners, and you have to keep actually removing your losers, right which is basically the correct formula that's success formula, but that's not as easy. right There is always a tendency कि loser जो है, अरे ये तो गिर गया है तो इसको रखे रखते हैं, और जो चल गया है वो ज्यादा चल रहा है, इसका वैल्यूएशन महंगा तो इसको बेच देते हैं। वो हम लोग काफी बॉटम अप बेसिस पे अवॉइड करते हैं, ट्राई करने का, ताकि आपके विनर आपको कंट्रीब्यूट करते रहे और लूजर जल्दी वीड आउट हो जाए। सर सिलेक्शन के साथ प्राइस भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है क्या व्हाट डू यू सी देखो, प्राइस आइसोलेशन में प्राइस या वैल्यूएशन जो है, प्राइस या वैल्यूएशन एक ही बोल इफेक्टिवली, क्योंकि प्राइस का इंडिपेंडेंटली कोई मतलब नहीं है। राइट कोई प्राइस, कोई स्टॉक 10 रुपए का है, कोई 1000 रुपए का, इसका कोई मतलब नहीं। करेक्ट। वैल्यूएशंस वैल्यूएशन या प्राइस जो है, इसको हमेशा अर्निंग्स ग्रोथ कॉन्टेक्स्ट, कैपिटल एफिशिएंसी कॉन्टेक्स्ट, स्केलेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट, मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर कोई बिजनेस है जो अभी अभी वो सेगमेंट ग्रो करना शुरू किया है और लगता है कि अगला 5 साल ग्रो कर सकता है, इसका मतलब स्केलेबिलिटी है। अगर वो बिजनेस का आरओई आरओसी से हाइपोथेटिकली 20 के ऊपर है, मैनेजमेंट अच्छा है, कैपेबल है, उनके पास टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन या कोई ना कोई स्केल, किसी एडवांटेज, कोई ना कोई एडवांटेज है उनके पास, तो फिर वो स्टैटिस्टिकली आपको लगेगा कि थोड़ा महंगा है, बट वो महंगा नहीं होगा, क्योंकि आप 6 महीना रखोगे तो वापस रोल ओवर पे वो सस्ता लगने लगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन कि इंडिविजुअल कंपनी या सेगमेंट में अर्निंग्स ग्रोथ क्या आ रहा है और कैपिटल एफिशिएंसी कितना है, और मैनेजमेंट स्केल कर पाएगा कि नहीं बिजनेस को, और वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं, rather than just focusing on that statistical valuation metrics. Yes, they are critical. You can't buy everything which is dirt cheap and hope कि सब चीजें ऊपर जाएगी, क्योंकि वो dirt cheap है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है, या you can't buy everything that is very very expensive, obscenely expensive, and hope कि everybody will continue to execute. right perfect So you have to find out the balance. That's right. It is said that it is like it's a science to some degree, and then it is art, because with experience fund managers and portfolio managers learn what works and what doesn't work. true sir I keep meeting few analysts, some fund managers, some clients,
एंड जनरली एक myth सुनने को मिलती है उनसे, द myth इज मोर अबाउट कि लार्ज कैप में अल्फा नहीं बनता. तो समटाइम्स आई डिसएग्री विद द फैक्ट दैट कि आई फील इंडिया एज इकोनॉमी हैज स्टिल सम रूम, राइट? तो क्लियरली सेइंग इन अ ब्लैक एंड व्हाइट सेंटेंस कि लार्ज कैप में अल्फा नहीं बनता, तो मैं कुछ लेवल तक उससे एग्री नहीं करता हूँ. सर, आप खुद ब्लू चिप फंड मैनेज करते हो, आपका क्या थॉट है इस पे? काफ़ी एटलीस्ट मेरा आफ्टर 20 ईयर्स मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब लोग अल्फा की बात करते हैं तो काफ़ी कॉन्टेक्चुअल होता है. ओके, अगर यही क्वेश्चन कैलेंडर ईयर 21 में पूछा जाता तो लोग बोलते कि सिर्फ लार्ज कैप में अल्फा बनता है, 5 साल में सिर्फ लार्ज कैप में अल्फा बनता है. सच ये बहुत कॉन्टेक्चुअल है. हाँ, एक चीज है कि एंड इट इज नॉट टू डू विद कैटेगरी इन माय व्यू, इट इज टू डू विद द इंडिविजुअल स्कीम, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजर एंड हिज एबिलिटी टू सिलेक्ट, हैव बेटर सिलेक्शन और अबव एवरेज सिलेक्शन. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैटेगरीज इनहेरेंटली नैरो डाउन कर जाती है. अगर आप बड़ा लंबा पीरियड का मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप का रिटर्न देख लो तो शायद वो 150-200 बेसिस पॉइंट CAGR डिफरेंशियल होगा. और वो भी डिफरेंशियल आपको लास्ट 3 साल 4 साल में जो मिड कैप स्मॉल कैप री-रेट हुए उसके वजह से दिख रहा है. यही डेटा मैं अगर 2020-21 में देखता तो लार्ज कैप वुड हैव आउटपरफॉर्म और प्रॉब्लम मिड कैप वुड हैव आउटपरफॉर्म देन लार्ज कैप एंड देन स्मॉल कैप. ओके, तो इनहेरेंटली आप क्या चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ये इन्वेस्टर को फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट. हाँ, अगर एज ए इन्वेस्टर आई एम कंफर्टेबल विद लॉट मोर वोलेटिलिटी, okay, I have a much larger, a longer horizon, and I want little higher returns over a period of time, for which I'm already taking risk through volatility and time horizon. And then if I can find out a portfolio manager or a asset management company, which over a period of time can do a good job with its money, then you can get alpha in mid cap, small cap, okay, True. versus large cap. But if you're a conservative investor, relatively, you're okay to take 100-200 basis point lower return, but you want basically lower volatility, you want more liquidity, you want to be peaceful in terms of the drawdowns, because unfortunately what has happened is last 3 years, most of the new investors who have come in market, they have not seen 30-40% drawdown. राइट, लास्ट 5 साल में तो Yeah, correct. So और क्या होता है ना कि वो जब ड्रॉडाउन होता है तब कोई भी, सब लोग बोलते हैं कि हमें मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत डर लग रहा है. और इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आपको आपका पर्सनैलिटी पता होना चाहिए. आपको आपके एडवाइजर के साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपके गोल्स क्या है, और उसके बाद डिफाइन करना चाहिए कि मुझे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन कैसे करना है. आपका अल्फा हर कैटेगरी में बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, रादर देन लुकिंग एट द मार्केट स्टैटिस्टिक्स. Right. Perfect. So one of my last question. Sir, as a country, we are still a developing country and we are moving towards a developed country to become a developed economy, right? Sir, कौन से 3 सेक्टर बहुत important play करेंगे इस जर्नी के अंदर हमारे? आई थिंक ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है. Yes. फेवरेट क्वेश्चन है काफी. आई थिंक सिंपल है. आई थिंक फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग साइड, ये 3 जो बड़े सेगमेंट है. अभी इसमें वापस मैंने स्पेसिफिक सब सेगमेंट्स नहीं बोले क्योंकि हर एक सेगमेंट बहुत बड़ा है. और क्या होता है, जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व होता है उसमें कौन से स्पेस में ग्रोथ आएगा, कंजम्पशन में वो चेंज होता है. कौन से स्पेस में फाइनेंशियल्स में ग्रोथ आएगा वो चेंज होता है. कौन से स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगा वो चेंज होता है. जैसे मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, रेस्ट टू आई विल नॉट गो इन डिटेल. Right. कि आप कंजम्पशन देख लो पैटर्न्स लास्ट 20 साल में, तो अगर 2005 से 2015 देखो तो प्रिडोमिनेंट कंजम्पशन जो था वो FMCG था. उसके सिवा इंडियन कंज्यूमर कुछ ज्यादा नहीं कर रहा था. वही आप 2010 से 20 देखो तो रिटेल, QSR, पिज्जा, फुटवेयर, so all those branded small ticket items they came to fore. Last 5 years में ट्रेंड और चेंज हो गया. आप लास्ट वापस 5-7 साल देखो, जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, जैसे पर कैपिटा बढ़ रहा है, तो आपकी जो डिस्क्रिशनरी आइटम है, ज्वेलरी है, हाई टिकट आइटम्स, होटल्स है, प्रीमियम होटल्स, लग्जरी होटल्स, एविएशन है, ये सब चेंज होते जा रहे हैं. कुछ है जो कंसिस्टेंट है, जैसे टेलीकॉम है. ऐसा नहीं कि स्टेपल्स बंद हो जाएगा या टेलीकॉम बंद हो जाएगा, कंसिस्टेंट रहेगा. वो जो ब्रॉडर कंजम्पशन स्पेस है उसमें के पैटर्न चेंज होते हैं. हाँ. तो जब मैंने बोला कि कंजम्पशन चलता रहेगा तो इसका मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर को चूज करना पड़ेगा कि कौन से 5 साल 10 साल के लिए कौन से स्पेस में आपको प्लेस करना है. बट ब्रॉडली फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें बैंक्स भी आता है, NBFCs भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है,
और कैपिटल मार्केट प्लेस भी आते हैं सभी, पूरा वैल्यू चेन। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें राइट फ्रॉम केमिकल से लेके ट्रांसमिशन तक सब आता है, और कंजम्पशन जैसे मैं बोला कि राइट फ्रॉम स्टेपल्स टू बेसिकली एविएशन सब आता है। ये आई थिंक तीनों स्पेसेस है जो कंसिस्टेंटली जैसे इकोनॉमी इवॉल्व होगा वैसे ग्रो करते रहेंगे। ऑफ कोर्स आप पैसा बनाओगे कि नहीं उसमें विल डिपेंड ऑन कि आपका जो फंड हाउस है, जो फंड मैनेजर है, उसने राइट काइंड ऑफ स्पेस में निशेस में उसमें एक्सपोजर लिया है। ओके सर, मैन्युफैक्चरिंग में जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का या फिर जो भी गवर्नमेंट PLI स्कीम ला रही है, सो वो ऑन ग्राउंड उतना इफेक्टिवली वर्कआउट कर रही है, एंड क्या इज इट रियली बेनिफिटिंग द कंपनीज, व्हाट यू सी? हर जो चीज होता है धीरे धीरे होता है, स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंकफुली इंडिया में वो स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे PLI आया है, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरी लूजनिंग किया है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहे हैं टू अट्रैक्ट कॉर्पोरेट्स, टैक्स कट्स दिए हैं, काफ़ी कैपिटल बेनिफिट्स भी दे रहे हैं कुछ सेगमेंट्स में, जैसे EMS में कैपिटल बेनिफिट्स दे रहे हैं, सेमीकंडक्टर प्लांट डालने के लिए कैपिटल बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये स्टार्ट हुआ है, कोई भी इकोसिस्टम डेवलप इमीडिएटली नहीं होता है, और ये सब स्टार्ट हुआ है बेसिकली लास्ट 10 साल में इंडिया में। उसके बाद में आपने 2 साल 3 साल कोविड में भी निकाला है। तो अगर मुझे एकदम ही स्टैटिस्टिकल बोलना है तो शायद उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितना एक्सपेक्टेशन था, बट आई थिंक ये कोई भी बड़े प्रोजेक्ट में कोई भी बड़ी चीज़ आप स्टार्ट करते हो उसमें ये होता है, उसमें बेसिकली थोड़ा सा फ्रिक्शन होता ही है, थोड़े से बैक एंड फोर्थ होता ही है, बट जब मैं ब्रॉडर पिक्चर देखता हूँ तो एटलीस्ट कुछ 2-4 स्पेसेस तो निकल के आए हैं जो जहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा स्केल दिख रहा है, और जैसे स्केल आता है वैसे इकोसिस्टम डेवलप होता है। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम। इट विल टेक सम टाइम, बट इट विल, एंड थैंकफुली जैसे मैंने स्टार्ट में बोला मैक्रो में कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, राइट। तो शायद उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी शायद ज़्यादा मिलेगा टू डील विद इंडिविजुअल कंट्रीज इन लॉट ऑफ द सेगमेंट्स वेयर in a unipolar world जहाँ पे China was the only producer, large producer with scale, Right. you're not being able to compete with him earlier. तो शायद ये नेट बॉटम टॉप डाउन नेट मुझे डायरेक्शन तो अच्छा ही लगता है कि फायदा ही हो रहा है। Okay, sir, very young. The viewer set we have is quite young. So, any financial advice that you would like to give to them, and to our viewers, definitely they would like to hear you on a very first financial advice. नो, आई थिंक द फर्स्ट एडवाइस इज कि आपका जो कोर स्किल सेट्स है, ओके, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग में हो तो वो स्किल इंप्रूव करें, आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियरिंग स्किल पे फोकस कीजिए सबसे पहले तो, Right. क्योंकि वो स्किल सेट आपको सबसे ज़्यादा पैसा देगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, दूसरा ये है कि स्टार्ट अर्ली इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि एसेट एलोकेशन पे उतना फोकस नहीं करते, बट उनको डैबल इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में करना है, जबकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा पता चलता है कि सिंस उन्होंने रिसर्च नहीं किया तो उनका आउटकम्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स से या एवरेज मार्केट रिटर्न से कम ही है इंडाइसिस से। सो दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा अर्ली, अगर आपका रिस्क एपेटाइट, आपका कंफर्ट है, तो आपको विद योर एडवाइजर्स कंसेंट एंड एडवाइस स्टार्ट एलोकेटिंग मोर टू इक्विटीज, बिकॉज इक्विटी में कैसा होता है कि ये इन्फ्लेशन प्लस प्रोडक्ट है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। Right. तो जितना लंबा आप उसको चलने दोगे उतना ज़्यादा आपका कंपाउंडिंग होगा। तो आई थिंक ये सेकंड है। और थर्ड है कि आपको अगर मार्केट में डायरेक्टली डैबल करना है, यानी मार्केट में आपको डायरेक्टली सिक्योरिटीज, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में पार्टिसिपेट करना है, तो आप प्लीज़ रिसर्च कीजिए, आप समझिए खुद से, आप उसमें टाइम दीजिए, फ्री कीजिए। अदरवाइज जनरली जो जैसे सेबी ने भी डेटा दिया F&O का, 9 out of 10 times or 8 out of 10 times probably a simple index ETF or index will beat the individual investor over a period of time. I'm not saying every 2 months, 3 months, but over a 3-5 year period. So I think यही एडवाइस है कि understand importance of your own skill sets. Second, understand the importance of asset allocation, and at early you can allocate more to equities, so start allocating it. And third, अगर आपको खुद मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली एंड देन डू इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक ये 3 एडवाइस रहेंगे मेरे तरफ से। So viewers, instead of following your WhatsApp and Telegram advice, follow these 3 golden rules and believe that your investing journey will really be great. Thank you so much, sir, for joining us and for this insightful session. Our viewers must have loved this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing.